ब्लॉसम्स ऑफ पावर एपिसोड 7। बाजार में चारों तरफ शोरगुल है। तभी एक 11-12 साल का लड़का, जो फटे पुराने कपड़ों में है और जिसके चेहरे पर मिट्टी लगी है, अचानक लड़खड़ाता है। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और वह सड़क के बीचों बीच बेहोश होकर गिर जाता है। शेन शिही उसे उठाकर पास की जड़ी बूटी की दुकान, बेकाओ हर्ब हाउस में ले जाते हैं। बच्चे को जड़ी बूटियों का लेप लगाया जाता है और पानी पिलाया जाता है। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। सामने शेन शिही और उसकी दासी चिंतित खड़ी हैं। अनाथ बच्चा कमजोर आवाज में उठने की कोशिश करते हुए, मुझे बचाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कभी मौका मिला तो मैं आपके इस उपकार का बदला जरूर चुकाऊंगा। शेन शिही नरमी से मुस्कुराते हुए, ये तो कुछ भी नहीं था। तुम्हें हमारा उपकार चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी दासी की तरफ मुड़कर झेन झू, इसके लिए कुछ पैसे छोड़ दो। झेन झू जैसे ही पैसों की थैली निकालती है, लड़के की आंखों में एक स्वाभिमानी चमक आ जाती है। अनाथ बच्चा दृढ़ता से, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मुझे खैरात नहीं चाहिए। शेन शिहे उसकी खुददारी से प्रभावित होकर, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अनाथ बच्चा, मेरे पिता, वह कभी मिलिट्री कमांडर थे। 2 साल पहले वह युद्ध के मैदान में शहीद हो गए थे। मेरी माँ का दिल टूट गया और वह भी उनके पीछे चली गई। उसके बाद मुझे गुदू गार्डन भेज दिया गया। मैं डॉक्स पर माल ढोने का काम करता हूँ और जो मजदूरी मिलती है वह मेरा पेट भरने के लिए काफी है। शेन शिहे चौंकते हुए, ये गुदू गार्डन क्या है? दासी झेन झू, योर हाइनेस, ये वह जगह है जो युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के अनाथ बच्चों को आश्रय देती है। दोपहर बाद प्रिंस ली अपने शाही ठाट बाट छोड़कर खुद एक साधारण सैनिक की तरह छत पर भूसा और खपरा ठीक कर रहे हैं। उनके हाथ मिट्टी से सने हैं। तभी प्रिंस ली नीचे उतरते हैं। उनका एक मुख्य बॉडीगार्ड दौड़कर आता है और उनके हाथ से औजार लेने की कोशिश करता है। बॉडीगार्ड, योर हाइनेस, कृपया यह मुझे करने दें। इन बच्चों को गहरी चोटें आई हैं और यह जगह बहुत गंदी है। आपका पद बहुत ऊंचा है, आपको ये सब अपने हाथों से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रिंस ली अचानक गंभीर और गुस्से में होते हुए, क्या तुम भूल गए कि ये बच्चे अनाथ क्यों हुए? अगर इनके पिताओं ने इतनी बहादुरी से जंग न लड़ी होती, हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न न्यौछावर किए होते, तो वे भी एक बेफिक्र और आलीशान जिंदगी जी सकते थे। बॉडीगार्ड डरकर घुटनों पर बैठते हुए, मैंने अपनी हैसियत से बाहर बात की, योर हाइनेस। मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। शेन शिही दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। वह देखती है कि प्रिंस ली एक छोटे बच्चे के घाव पर दवा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चा दर्द के मारे चिल्ला रहा है। प्रिंस ली, मुझे इस पर थोड़ा मरहम लगाने दो। बच्चा, नहीं, मुझे नहीं लगवाना, इसमें बहुत दर्द होता है। प्रिंस ली, तुम तो एक बहादुर लड़के हो। एक असली मर्द खून बहने पर रोया नहीं करते। थोड़ा सा दर्द क्या चीज है? सीधे बैठो। बच्चा रोते हुए, मैं नहीं बैठूंगा। तभी शेन शिहे मुस्कुराते हुए, मरहम लगाने में दर्द तो होता है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये कैंडीड फ्रूट्स लाई हूँ। जो बच्चा सबसे ज्यादा बहादुर होगा उसे 3 टुकड़े मिलेंगे, और जो थोड़े कम बहादुर होंगे उन्हें सिर्फ 1 मिलेगा। तो बताओ, क्या तुम सबसे बहादुर बच्चे हो? बच्चा आंसू पोंछते हुए, हाँ, मैं सबसे बहादुर हूँ। शेन शिही उसे फल देती है और बच्चा खुशी खुशी मरहम लगवाकर बाहर खेलने चला जाता है। प्रिंस ली शेन शिहे की तरफ मुड़ते हैं। उनके चेहरे पर शिहे के लिए सम्मान साफ दिख रहा है। प्रिंस ली, आज तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। शेन शिहे, इसके बारे में मत सोचिए। अंशी रक्षा मानचित्र के मामले में मुझे अभी भी आपका धन्यवाद करना है। वैसे आज मुझे आपसे एक और सिफारिश करनी है। प्रिंस ली, कृपया कहो। शेन शिहे उस स्वाभिमानी अनाथ बच्चे को आगे बुलाती है जिसे उसने बाजार में बचाया था। शेन शिहे, ये बच्चा असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। हालांकि यह अभी छोटा है, लेकिन इसका स्वाभिमान बहुत ऊंचा है। ये गरीबी के आगे झुकने से इनकार करता है। यह एक पैदाइशी सैनिक है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि इसे ट्रेनिंग के लिए सेना के कैंप में ले जाएं। प्रिंस ली, अगर तुम इसके बारे में इतना ऊंचा सोचती हो तो यह जरूर खास होगा। ठीक है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। शेन शिहे मुस्कुराते हुए, मुझे पता था कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। बच्चे से जब तुम्हें ये हुनर मिला है तो इसका पूरा फायदा उठाओ। कड़ी मेहनत करो। जब तुम बड़े हो जाओ
तो अपने पिता की तरह एक सैनिक बनना, बिना झुके, अटूट संकल्प के साथ खड़े रहना। अनाथ बच्चा। जी, आप निश्चिंत रहें, योर हाइनेस। मैं बहुत मेहनत करूंगा। शेन शिहे जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक चिंता है। शेन शिहे, काफी देर हो रही है, मुझे अब चलना चाहिए। लेकिन योर हाइनेस, एक बात है जो मैं पूछना चाहती हूँ। प्रिंस ली, पूछो। शेन शिहे, ये गुदू गार्डन, जो शहीद सैनिकों के बच्चों को पनाह देता है, इसका खर्च हमेशा सेना के बजट से आता है। आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि यह जगह कितनी उपेक्षित और बर्बाद हो चुकी है। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर गुदू गार्डन जैसे छोटे से फंड में इस हद तक गबन किया जा सकता है, तो उन मिलिट्री सप्लाईज का क्या, जिनकी कीमत इससे हजारों गुना ज्यादा है? क्या उनमें भी घोटाला हुआ होगा? प्रिंस ली, गंभीर होते हुए, तो तुम भी इस बारे में सोच रही हो? एक भ्रष्ट अधिकारी की जेब में गए कुछ सिक्के युद्ध के मैदान में कई सैनिकों की जान ले सकते हैं। लेकिन यह अभी सिर्फ मेरा संदेह है। शेन शिहे, तो क्यों ना आप अपने भाई से कहें कि वह उत्तर पश्चिम में सैन्य आपूर्ति की गुप्त जांच करें? मैं भी अपने स्तर पर जांच करूंगी। प्रिंस ली, यह एक नेक काम है। मैं वापस लौटते ही अपने भाई को पत्र लिखूंगा। नेक्स्ट सीन, प्रिंस ली, उसका वफादार गार्ड। कमांडर, योर हाइनेस, क्या आपको नहीं लगता कि मंदिर के भित्ति चित्रों में दिखने वाली अप्सराएं बिल्कुल कमांडरी प्रिंसेस जैसी दिखती होंगी? ज्यादातर लोगों के लिए गुदू गार्डन के ये बच्चे चींटियों जैसे तुच्छ हैं, जो दया के नहीं बल्कि उपेक्षा के पात्र हैं। लेकिन कमांडरी प्रिंसेस न सिर्फ दयालु हैं, बल्कि वह हैसियत से परे प्रतिभा को भी देखती हैं। वह सचमुच अद्भुत हैं। वो आपके योग्य है। प्रिंस ली धीमी आवाज में कहते हैं, मुझे उनके योग्य बनना होगा। प्रिंस निंग, वाइस मिनिस्टर कुई की जांच के अनुसार, ये क्यूई की हेक्सी सेना के पास शाही रक्षकों जैसे बेहतरीन हथियार और घोड़े थे। इसी ताकत के बल पर वह ड्यूक ऑफ वेई बनना चाहता था। लेकिन एक कमांडर इन चीफ के पास इतना पैसा कहां से आया? तियान युआन, योर हाइनेस, 10 साल पहले ये क्यूई ने एक मामूली घोड़ा प्रशासन अधिकारी को बचाया था, जो बाद में ये क्यूई की मदद से सीधा राजस्व मंत्री बन गया। प्रिंस निंग, हैरानी से, राजस्व मंत्री? डोंट बिक्वान। तियान युआन, जी हाँ। ये क्यूई ने सैन्य फंड का गबन किया और डोंट बिक्वान ने उसकी मदद की। वे दोनों मिलकर सरकारी घोड़ों को चोरी छिपे विदेशी व्यापारियों को किराए पर देकर मोटी कमाई करते थे। प्रिंस निंग क्रूरता से मुस्कुराते हुए, तो यह मेरे जहर की साजिश का एक और सिरा है। इस बार जब शरद ऋतु के अनाज की खेप आएगी, तो हमें उस अनाज का सही इस्तेमाल करके डोन बिक्वान को रास्ते से हटाना होगा। नेक्स्ट सीन, शेन शिहे का स्टडी रूम। बू शुलिन, प्रिंस ली के कहने पर जब मैंने जांच की, तो पता चला कि इस साल के सैन्य फंड का सिर्फ आधा हिस्सा ही उत्तर पश्चिम पहुंच पाया है। शेन शिहे, हर साल यही होता है। बजट काटना, घटिया अनाज कपड़े भेजना और विरोध करने पर उल्टा फंसा देना इनका तरीका है। बू शुलिन, शांति के समय ये घोटाला छिप जाता है, लेकिन युद्ध होने पर ये तबाही लाएगा। राजस्व मंत्रालय में सीधे घुसने का कोई रास्ता नहीं है। शेन शिहे, मुस्कुराते हुए, तो फिर हम गुदू गार्डन से शुरुआत करेंगे। वह सबसे सुरक्षित लूप होल है। बू शुलिन, बेहतरीन विचार। वैसे लोग कह रहे हैं कि तुम क्राउन प्रिंस के साथ साथ प्रिंस ली को बैकअप बनाकर दोनों तरफ से खेल रही हो। शेन शिहे, दोनों पक्षों की बात छोड़ो, क्या पता मैं और विकल्प तलाश रही हूँ। शुलिन के कपड़ों को सूंघ कर तुमने अपनी स्प्रिंग स्नो फ्रैग्रेंस अभी तक क्यों नहीं बदली? कोई यह पहचान लेगा कि तुम लड़की हो। बू शुलिन, उदास होकर, यह मेरी स्वर्गीय माँ की पसंदीदा खुशबू थी, इसलिए इसे लगाता हूँ। शेन शिहे, मैं समझती हूँ, पर इस खुशबू से दुश्मन तुम्हारी पहचान कर सकते हैं। मैं इसे बेस नोट बनाकर पुरुषों के लिए एक नया परफ्यूम बना दूंगी, जिसे तुम खुलेआम लगा सकोगे। बू शुलिन, धन्यवाद शिहे। शेन शिहे, धन्यवाद की जगह मुझे वे 3000 विशिष्ट सैनिक जल्द से जल्द दिलवा दो। नेक्स्ट सीन, ईस्ट पैलेस का। तियान युआन, प्रिंस निंग को बताता है कि शेन शिहे के लोगों ने गुदू गार्डन की जांच शुरू कर दी है। प्रिंस निंग डोन बिक्वान तक ये खबर पहुंचाने को कहता है ताकि वह घबराकर कोई आत्मघाती कदम उठाए। नेक्स्ट सीन, डोन बिक्वान अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से अपनी जेब से पैसे लगाकर बाहर से सस्ता अनाज खरीदने का फैसला करता है ताकि सेना की कमी को पूरा कर सके और उसका गबन छिप जाए। नेक्स्ट सीन, प्रिंस निंग तियान युआन से कहता है कि वह डोन बिक्वान के लिए एक अनाज व्यापारी का इंतजाम करे और सौदा होते ही जेल से 2 कैदियों को ढूंढे।
तियान युआन प्रिंस निंग की बुद्धिमानी की तारीफ करता है और कहता है कि उनकी रणनीतियां शेन शिहे जैसी ही हैं। नेक्स्ट सीन, राजदरबार में डोंग बिक्वान का पर्दाफाश। कुई जिनबाई सम्राट को बताता है कि जेल से भागे 2 कैदी डोंग बिक्वान की हवेली से पकड़े गए हैं, जहां सरकारी टैक्स का अनाज भी मिला है। साथ ही एक व्यापारी से सबूत मिला है कि डोंग बिक्वान अनाज का सौदा कर रहा था। डोंग बिक्वान घबराकर सच उगल देता है कि अनाज चोरी होने के बाद वह अपनी तरफ से अनाज खरीद रहा था। कुई जिनबाई सवाल उठाता है कि इस अनाज को खरीदने के लिए उसके पास इतना पैसा कहां से आया। सम्राट गुस्से में पूरे राजस्व मंत्रालय की गहन जांच की मंजूरी दे देते हैं और डोंग बिक्वान को जेल भेज दिया जाता है। नेक्स्ट सीन, प्रिंस निंग जेल में डोंग बिक्वान से मिलने जाता है। बिक्वान समझ जाता है कि अनाज चोरी से लेकर उसे फंसाने तक का सारा जाल प्रिंस निंग का ही था। प्रिंस निंग बिक्वान के परिवार को बख्शने के बदले उससे उस दुर्लभ पश्चिमी जहर जिससे वह पीड़ित है के बारे में पूछता है। डोंग बिक्वान बताता है कि वह एक विदेशी व्यापारी को जानता था जो इस तरह के प्रतिबंधित जहर का व्यापार करता था। प्रिंस निंग उससे उस व्यापारी का पूरा विवरण मांगता है। सीन शिफ्ट होता है। सहेली शेन शिहे को बताती है कि दरबार में सम्राट ने क्राउन प्रिंस की उदारता की बहुत तारीफ की, क्योंकि उन्होंने सैनिकों के लिए अपनी निजी संपत्ति दान कर दी और अधिकारियों के परिवारों को बचा लिया। शेन शिहे संदेह जताते हुए कहती है कि वह समझ नहीं पा रही कि यह प्रिंस निंग की सच्ची उदारता है या उनका बुना हुआ कोई शातिर चाल। वे दोनों आज तक क्राउन प्रिंस के असली चेहरे को नहीं समझ पाए हैं। नेक्स्ट सीन, एक ऊंची पहाड़ी जहां शहीदों के नाम लिखे पत्थर हैं। प्रिंस ली वहां पहले से ही हैं। शेन शिहे और उसकी बू शुलिन भी वहां पहुंचती हैं। शेन शिहे नमस्ते प्रिंस ली। प्रिंस ली नमस्ते कमांडरी प्रिंसेस। क्या तुम दोनों भी यहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि देने आए हो? बू शुलिन हाँ, मेरे पिता हमेशा कहते थे कि हर किंगमिंग और घोस्ट फेस्टिवल में यहाँ आना चाहिए। प्रिंस ली ड्यूक और माँ किस अपने देश को अपने परिवार की तरह प्यार करते हैं और सैनिकों को अपने बेटों की तरह। मेरे दिल में उनके लिए सिर्फ सम्मान है। शेन शिहे एक खाली कब्र को देखते हुए, ये कब्र खाली क्यों है, योर हाइनेस? प्रिंस ली युद्ध के मैदान में सैनिक इतनी बहादुरी से लड़ते हैं कि कई बार उनके अवशेष भी घर नहीं लौट पाते। इस कब्र में सिर्फ उनके टूटे हुए तीर और उनके जेड पेंडेंट दफन करना है। वे हमारे देश की रक्षा करने वाले नायक थे, मेरे भाई थे जिन्होंने मेरे साथ मौत का सामना किया। अगर उनकी एक चिट्ठी या कोई छोटी सी निशानी भी बची होगी, तो मैं उसे वापस लाकर यहाँ दफनाऊंगा ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद रखें। शेन शिहे उनकी बातों से गहराई से प्रभावित होकर बहुत खूब कहा, योर हाइनेस। अब जब डोंग बिक्वान का पतन हो चुका है, तो गुदू के बच्चों का फंड भी बहाल हो गया है। उन अनाथ बच्चों की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। तभी शिहे देखती है कि प्रिंस ली के हाथ से खून बह रहा है। शेन शिहे आपके हाथ में चोट लगी है। प्रिंस ली लापरवाही से देखते हुए, ये तो सिर्फ एक छोटी सी खरोंच है, कुछ भी नहीं है। शेन शिहे अपनी दासी से, मोयू मुझे मेडिसिन किट दो। शेन शिहे आगे बढ़ती है और बहुत कोमलता से प्रिंस ली के हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। प्रिंस ली बिना पलक झपकाए उसके चेहरे को देखते रहते हैं। दोनों के बीच एक अनकहा सा खिंचाव महसूस होता है। मुझे तो इनकी जोड़ी काफी अच्छी लगती है, आपका क्या ओपन है? शेन शिहे ये हो गया। प्रिंस ली धीमी आवाज में, धन्यवाद। शिहे के जाने के बाद बू शुलिन शिहे के कान में फुसफुसाती है। बू शुलिन वह सचमुच एक अद्भुत पुरुष हैं। सभी राजकुमारों में प्रिंस ली एक दुर्लभ सैन्य प्रतिभा है। उनका रोन परिवार वीरों का परिवार रहा है। अगर क्राउन प्रिंस कमजोर सेहत की वजह से जल्दी मर जाते हैं, तो प्रिंस ली ही अगले सम्राट होंगे। शिहे तुम उत्तर पश्चिम से हो, तो क्या तुम्हें ऐसे मर्दाने पुरुष ज्यादा पसंद हैं? शेन शिहे मुस्कुराते हुए, किसी के दिल को इतनी जल्दी जानने का दावा मत करो, बस इंतजार करो और देखो। नेक्स्ट सीन, ईस्ट पैलेस, क्राउन प्रिंस का गुप्त मंत्रणा कक्ष। गुप्तचर एक क्राउन प्रिंस हमेशा अपनी योजनाएं छुपाकर रखते हैं। आज उन्होंने हम सबको एक साथ क्यों बुलाया है? क्या कोई आपातकालीन स्थिति है? प्रिंस निंग चेहरे पर गंभीर भाव। इन पिछले कुछ दिनों में कमांडरी प्रिंसेस झाओनिंग और प्रिंस ली काफी करीब आ गए हैं, और झाओनिंग जैसी महिला के प्यार में न पड़ना किसी भी पुरुष के लिए असंभव है। अंटीनॉन का रिएक्शन ऐसा होता है कि इसके लिए आपने हमें इतनी जल्दबाजी में और इतने सीक्रेटली बुलाया है, हमें लगा कुछ बहुत हाई ज्यादा गंभीर है। ये सीन बहुत फनी था।
गुप्तचर टू योर हाइनेस, तो क्यों न हम प्रिंस ली के लिए किसी बेमिसाल खूबसूरत महिला का इंतजाम करें। मेरा मतलब है, एक हनी ट्रैप। प्रिंस निंग दृढ़ता से मना करते हुए, मैं अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता। इस दुनिया में महिलाओं के लिए जिंदगी पहले ही बहुत नाइंसाफी भरी है। मैं इसके बजाय पुरुषों का इस्तेमाल करना पसंद करूंगा। गुप्तचर एक, हंसते हुए, एक हैंडसम मैन ट्रैप। वह दूसरे पुरुष गुप्तचर की तरफ देखता है, क्यों न तुम जाओ। तुम्हारी मार्शल आर्ट्स बेहतरीन है और प्रिंस ली मार्शल आर्ट्स के कद्रदान हैं। गुप्तचर घबराते हुए, नामुमकिन। प्रिंस ली हर तरह की मार्शल आर्ट स्टाइल को पहचानते हैं। 5 हाथ बदलते ही वह समझ जाएंगे कि मैं कहां से आया हूं। मैं उनकी नजरों से बच नहीं पाऊंगा। गुप्तचर 2, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, योर हाइनेस। लेकिन समस्या यह है कि वह बू शुलिन हर वक्त मेरे पीछे साए की तरह लगा रहता है। अगर मैं प्रिंस ली से मिलने गया तो वह पक्का तमाशा खड़ा कर देगा। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। तीनों गुप्तचर धीरे धीरे अपनी नजरें घुमाते हैं, क्राउन प्रिंस निंग की तरफ देखने लगते हैं, जो देखने में बेहद आकर्षक और सुंदर हैं। प्रिंस निंग हैरान होकर, तुम तीनों मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? तियान युआन, योर हाइनेस, हम तीनों इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं। इस बार ये काम आपको खुद अपने हाथों में लेना होगा, यानी आपको खुद हैंडसम मैन ट्रैप बनना होगा। क्राउन प्रिंस निंग का चेहरा देखने लायक होता है। नेक्स्ट सीन, राजधानी की एक सुनसान सड़क। क्राउन प्रिंस निंग अकेले एक सुनसान सड़क से गुजर रहे हैं। उनके चेहरे पर बीमारी की थकावट है। तभी अंधेरे से एक नकाबपोश लुटेरा तलवार लिए बाहर आता है और उनके के आगे खड़ा हो जाता है। लुटेरा तलवार तानते हुए, भारी आवाज में, खिलना मत, पीछे मुड़ो। प्रिंस निंग घबराकर हौंफने का नाटक करते हुए, तुम कौन हो? लुटेरा व्यंग्य से हंसते हुए, तुम तो बस एक लाचार और बीमार अपाहिज हो। तुम्हारे पास जो कुछ भी कीमती सामान है, सब चुपचाप मेरे हवाले कर दो। मुझे खुद तलाशी लेने पर मजबूर मत करो। प्रिंस निंग कांपती आवाज में चारों तरफ देखते हुए, ये साम्राज्य की राजधानी है, सीधे महामहिम सम्राट के शासन के नाक के नीचे, और तुम सरेआम रात में मुझे लूटने की हिम्मत कर रहे हो। लुटेरा गुस्से में तलवार आगे बढ़ाते हुए, बात को लंबा मत खींचो, जो है जल्दी निकालो। कमेंट्स में बैठो, ये लूटेरा कौन है? प्रिंस निंग कांपते हाथों से अपनी जेब से कुछ चांदी के सिक्के और एक कीमती सेट निकालते हैं। तभी दूर से प्रिंस ली वहां से गुजर रहे होते हैं और यह नजारा देख लेते हैं। प्रिंस ली मन में चौंकते हुए, क्या वह क्राउन प्रिंस हैं? लुटेरा सिक्कों को देखकर, बस इतना ही है। प्रिंस निंग बिल्कुल असहाय बनकर, मेरे पास सचमुच यही सब कुछ है। लुटेरा क्रूरता से, ठीक है, बस इसलिए कि तुम जाकर मेरी रिपोर्ट न कर सको। मैं तुम्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटा देता हूँ। जैसे ही लुटेरा तलवार उठाता है, प्रिंस ली हवा में छलांग लगाते हैं। उनकी तलवार की एक ही गूंज से लुटेरा पीछे गिरता है। प्रिंस ली और लुटेरे के बीच लड़ाई होती है, पर वह भगा जाता है। प्रिंस निंग कमजोर और आभारी आवाज में, चांगयिंग, सही समय पर मेरी मदद के लिए आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम ठीक उस वक्त न आते, तो मैं इस शरीर के साथ उसका मुकाबला करने में पूरी तरह असमर्थ था। मैं मारा जाता। प्रिंस ली गंभीरता से, योर हाइनेस, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह मेरा कर्तव्य था। मैं अपने किसी सैनिक से कहकर आपको वापस ईस्ट पैलेस छुड़वा देता हूँ। मैं अब इजाजत चाहता हूँ। प्रिंस निंग अचानक उदास होकर पीछे से आवाज देते हुए, चांगयिंग। प्रिंस ली रुक जाते हैं और मुड़कर देखते हैं। प्रिंस निंग, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ रुकोगे? मेरे इस घबराए हुए दिल को शांत करने के लिए क्या मेरे साथ एक प्याला शराब पियोगे? प्रिंस ली मना नहीं कर पाते और बैठ जाते हैं। प्रिंस निंग उनके प्याले में शराब डालते हैं। प्रिंस ली, हुआयों निंग, इतनी रात हो चुकी है, आप अकेले बाहर क्यों निकले थे? प्रिंस निंग ठंडी सांस लेते हुए, प्याले को देखते हुए, मेरा मन बहुत अशांत था, बहुत घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए बस थोड़ी ताजी हवा खाने बाहर आ गया था। प्याला आगे बढ़ाते हुए, आओ। प्रिंस ली प्याला उठाते हुए, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। प्रिंस निंग कड़वाहट से हंसते हुए, मेरे इस कमजोर और बीमार शरीर के साथ मैं सिर्फ शराब में ही अपने दुखों को डुबो सकता हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, चांगयिंग। तुम एक युवा जनरल हो, जो युद्ध के मैदान में सर पर घोड़े दौड़ाता है। वह जीवन कितना रोमांचक और गौरवशाली होगा। प्रिंस ली के चेहरे पर एक दर्द उभर आता है।
वह अपने प्याले को देखते हैं। प्रिंस ली उदास आवाज में, लेकिन आज मैं यहाँ साम्राज्य की राजधानी में फंसा हुआ हूँ। मैं न तो टैक्सिंग के लिए हमारी खोई हुई जमीन वापस जीत पा रहा हूँ और न ही इसकी सीमाओं का विस्तार कर पा रहा हूँ। ऐसे में मैं खुद को कैसा युवा जनरल कहूँ। प्रिंस निंग शराब की चुस्की लेते हुए अचानक असली मुद्दे पर आते हुए चांगेंग, क्या तुम सचमुच कमांडरी प्रिंसेस झाओनिंग शेन शीहे से विवाह करने का इरादा रखते हो? एक महिला का हाथ मांगना कोई छोटी बात नहीं है। वह खुले तौर पर और ईमानदारी से एक दूसरे से मुकाबला करने की बात करते हैं ताकि उनके भाईचारे का रिश्ता खराब न हो। आगे एक पुराने मंदिर में प्रिंस निंग दीवार पर लिखे देशभक्ति के श्लोक पढ़ते हैं और प्रिंस ली के स्वर्गीय दादाजी की याद दिलाकर उन्हें भावुक कर देते हैं। प्रिंस निंग प्रिंस ली के दिमाग से खेलते हुए कहते हैं कि यदि उन्होंने शेन शीहे से शादी की तो साम्राज्य की आधी से ज्यादा सैन्य ताकत उनके पास आ जाएगी। इससे डरकर दरबार के अमीर घराने उनके खिलाफ हो जाएंगे और सम्राट उनकी सैन्य कमान अनलान आर्मी छीनकर उन्हें हमेशा के लिए महल में कैद कर देंगे। प्रिंस ली अंदर से टूट जाते हैं और सोचते हैं कि प्रिंस निंग सचमुच उनके भले की बात कर रहे हैं, जबकि क्राउन प्रिंस ने एक ही तीर से चांगेंग को झाओनिंग से दूर करने का चक्रव्यूह रच दिया है। प्रिंस निंग को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब।